Hi everyone, myself Dr. Milind, and today's topic of discussion is nephritic versus nephrotic syndrome, in which we will focus on the differences between both of them, as well as primarily we will focus on nephritic syndrome today. That how do the patient will present to you, how to diagnose them, and how to treat them as well, because there are only minute differences between each of those. ठीक है, the basic treatment and basic diagnosis of both nephritic and nephrotic are in a scenario. If you know the scenario, you can diagnose them, and the basic treatment is also same of both of them individually, but there are slight differences that I will let you know. The first thing I want to understand, I want all you to understand is there are two type of diseases. One is tubular disease, one is glomerular disease. The thing that we have talked till now regarding all of this was that is EKI, ATN, hemolytic uremic syndrome, rhabdomyolysis. They all were tubular disorder where there is either inflammation of the tubules or there is abnormal deposition in the tubules. So tubules का काम क्या होता है, रीअब्सॉर्ब करना चीजों को, whether that is protein, sugar, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब चीजों को रीअब्सॉर्ब करना उसका काम होता है। और अगर वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वो एक्सक्रीट आउट होगा, तो उसके कारण क्या होगा, देयर विल बी द चेंज इन द यूरिन ऑस्मोलैलिटी, देयर विल बी increase in the urinary sodium and there will be change in the osmolality. तो उनके टेस्ट के लिए अपने आपने पढ़ा होगा AKI के अंदर अपने यूरिनरी सोडियम कराते थे, बट यहाँ या ATN में अपने यूरिनरी सोडियम कराते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, बिकॉज यहाँ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है। ग्लोमेरुलस का आपको काम पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलस का काम है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड को किन किन चीजों से फिल्टर करना, आरबीसी और सेकेंड इज प्रोटीन। तो अगर आरबीसी और प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होंगे, तो दे विल कम इन द किडनी, और वो किडनी के द्वारा डायरेक्ट अपने यूरिन से निकल जाएंगे। तो इसलिए देर विल बी प्रोटीन यूरिया, देर विल बी हिमेट्यूरिया। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर। तो यहाँ ऑस्मोलैलिटी का कोई चेंज नहीं आएगा, यूरिनरी सोडियम का कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन देर विल बी हिमेट्यूरिया एज वेल एज प्रोटीन यूरिया। एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ स्टेरॉइड्स का ज्यादा रोल रहेगा, जबकि वहां सपोर्टिव ट्रीटमेंट और डायलिसिस का रोल है। डायलिसिस इवेंचुअली नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक जब आपने मैनेज नहीं करा है, पेशेंट सीकेडी में चला गया, तब आएगा। लेकिन प्राइमली देयर इज रोल ऑफ द इम्यूनोसप्रेशन देयर। ठीक है, बिकॉज यहाँ जो डिसऑर्डर है दैट इज मोस्टली लाइक इधर ऑटो इम्यून ड्यू टू वेस्कुलाइटिस और इडियोपैथिक, दे बोथ रिक्वायर मोस्टली स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेशन। एंड फाइनली सारे इस सारी बात में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देर इज नो रोल ऑफ बायोप्सी इन ट्यूबुलर डिसऑर्डर, बिकॉज आपने जितने भी फर्स्ट सेकंड ईयर में पैथो में डायग्राम्स देखे हैं, उन सब में अपने ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मेन रोल इन डायग्नोजिंग नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज बाय बायोप्सी। और बायोप्सी मेनली किसके लिए यूज होती है, ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर की, दैट इज नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक, नॉट फॉर ट्यूबुलर डिसऑर्डर। तो ऐसा नहीं करना कि जिस पेशेंट में आप बाटर या जितलमान सोच लो, उस पेशेंट में आप बायोप्सी कराओ। ठीक है, ऐसा मत करना प्लीज। दैट इज आई वांट यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जस्ट गिव ए थम्स अप अगर अभी आपको स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है, देन आई विल प्रोसीड टू लाइक डिफरेंसेस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक एंड ऑल। ठीक है, बहुत बढ़िया है। नाउ आई विल कम टू नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक के अंदर क्या चीज होती है, आपको नेफ्राइटिक ध्यान रखो, नेफ्रोटिक अपने आप ध्यान रह जाएगा। नेफ्राइटिक में वर्ड इज आइटिस। आइटिस आ रहा है मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। और इन्फ्लामेशन में जब भी कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ आरबीसी। तो यहाँ इन्फ्लामेशन के कारण देयर विल बी हीमेट्यूरिया एंड देयर विल बी स्टेराइल पाइयूरिया। द वर्ड आई एम यूजिंग इज स्टेराइल पाइयूरिया। Can anybody name any other causes of sterile pyuria? चैट में कोई तो बताओ, what are the causes of sterile pyuria? आज जाके पढ़ के आना, we will discuss it tomorrow. Either send me in the chat or send me in the WhatsApp chat. I will let you know. And one of the cause I want to understand is most important is glomerulonephritis. Other one is uh, tuberculosis, है ना? अगर urinary bladder का tuberculosis होता है, then also you will have sterile pyuria. देन सेकंड इज प्रोटीन यूरिया इन बोथ ऑफ देम, बिकॉज ग्लोमेरुलस दोनों में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दोनों में ही प्रोटीन नहीं रिटेन कर पाएगी किडनी, और प्रोटीन रिटेन नहीं कर पाएगी, तो देयर विल बी द रिलीज ऑफ द प्रोटीन इन द बोथ ऑफ देम। द ओनली डिफरेंसेस बिटवीन द लेवल्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देयर इज टू मच प्रोटीन यूरिया, तो यहाँ 3.5 ग्राम पर 24 आवर से ज्यादा होगा, और यहाँ उससे कम होगा, लेस देन 3.5 ग्राम, कॉमनली 2 ग्राम पर 24 आवर होता है। ठीक है, सेकेंड
यहाँ प्रोटीन का बहुत लॉस ज्यादा होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो दैट विल कॉज हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन कम होगा, और एल्ब्यूमिन कम होगा तो आपको पता है ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, तो पानी सारा एक्स्ट्रावेसेट कर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और थर्ड स्पेस में देयर विल बी एनासार्का, देयर विल बी पीडल एडिमा, देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। हाइपरटेंशन कैन बी इन बोथ ऑफ द देम, एंड जबकि नेफ्राइटिस में मेनली हिमेट्यूरिया और पाइयूरिया, स्टेराइल पाइयूरिया हो रहा था। सेकेंड ऑफ ऑल, you will have rapid deterioration in the cases of nephritic syndrome. It is abrupt onset and rapidly progressing, unlike nephrotic, which gives you a little bit of time, that is insidious onset. तो आपसे पूछा जाएगा, लास्ट में पूछूंगा कि इनमें से कौन सा नेफ्राइटिक सिंड्रोम आरपीजीएन कराता है। जैसे मेरे को बहुत मुश्किल होती थी, लाइक अभी भी मैं आपको कल की तरह बता दूं, देयर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दीज बोथ आर सिंड्रोम, दे आर नॉट डिजीज। इनमें बहुत सारी डिजीज आती है, कुछ कॉमन बातें, इसलिए इनको सिंड्रोम में डिवाइड करा गया है। तो आरपीजीएन इज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आरपीजी विच में कॉज आरपीजीएन, तो ऑल नेफ्राइटिक सिंड्रोम में कॉज आरपीजीएन, वेदर इट इज गुडपास्चर, वेदर इट इज वेंकर्स, वेदर इट इज आईजीए नेफ्रोपैथी, एनीथिंग दीज कैन कॉज रैपिड, सिंपली मीन्स बहुत ज्यादा तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है इफ नॉट ट्रीटेड और इफ रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक। ठीक है, लगभग सारा कवर हो गया है। देन सेकंड में अपने डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये भी आपको बताया था कि यार व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट यू विल ऑर्डर। आपने देख लिया सारा गेम प्रोटीन का चल रहा है, सारा गेम डब्ल्यूबीसी का चल रहा है, और सारा गेम आरबीसी का चल रहा है। ये तीनों चीजें रोक नहीं पा रही है अपना ग्लोमेरुलस, तो इसलिए इसके इन्वेस्टिगेशन में सिंपल यूरिन कंप्लीट, द फर्स्ट टेस्ट यू विल ऑर्डर to suspect when you suspect a nephrotic or nephritic syndrome is urine complete, then 24 hour urine और latest test जैसे यूरिन, देखो देर आर टू डिफरेंट थिंग, यूरिन एसीआर दैट इज एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जो कि 330 और 300 होता था। यहाँ यूरिन पीसीआर होता है प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, उसमें टोटल प्रोटीन इंक्लूड करा जाता है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना है बात। तो यहाँ कॉमनली टोटल प्रोटीन से अपना रिलेवेंस होता है, तो यहाँ प्रोटीन इज टू क्रिएटिनिन रेशियो देखेंगे, और उसके बाद देन वी विल प्रोसीड टू रीनल बायोप्सी। तो आपसे पूछा जाए द क्वेश्चन, आपके आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए यार इनमें से कौन सा बेस्ट टेस्ट है टू डायग्नोज नेफ्राइटिक सिंड्रोम, योर आंसर शुड बी रीनल बायोप्सी। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट इज टू डायग्नोज नेफ्राइटिक सिंड्रोम, योर आंसर शुड बी यूरिन कंप्लीट। आई होप दैट इज क्लियर। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में कॉमन बातें मैंने, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ग्लोमेरुलस और ब्लड वेसल दोनों का इन्फ्लेमेशन होता है, और ये ब्लड वेसल का इन्फ्लेमेशन का वेस्कुलाइटिस हो जाता है, नॉट ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टीरियल बट रेदर देन ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टीरियल दैट कॉजेज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जब भी नैरो होती है तो देर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनीज, देर इज डिक्रीज जीएफआर, एंड डिक्रीज जीएफआर स्टिमुलेट्स RAS mechanism. Patient will have increased angiotensin causing hypertension. So hypertension is mostly found in all of the nephritic syndrome. बर्जर डिजीज में यू मे हैव नॉर्मल बीपी, तो आपसे कई बार पूछा जाता है नॉर्मल बीपी किन में हो सकता है, बर्जर में हो सकता है। Berger, देखो BERGER, BUERGER, they both are different thing. One is Berger of the smoking associated with smoking. There will be lower limb more atherosclerosis and thromboangiitis obliterans, causing lower limb or upper limb ulceration. One is Berger that we are talking about BERGER, जो कि यहाँ अपने बात कर रहे हैं, that is related to IgA nephropathy, that is destruction of the kidneys. ठीक है, both are different thing, always remember about the terminology, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देन यहाँ हाइपरटेंशन होगा, ऊपर से आरबीसी कास्ट होंगे। आरबीसी देखो अपने डिस्कस करा था, द वर्ड वी यूजेस डिस्मॉर्फिक आरबीसी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डिस्मॉर्फिक का मतलब यहाँ जब यूरिन कंप्लीट अपने माइक्रोस्कोपी में यूरिन देखेंगे तो सब आरबीसी सेम शेप के नहीं होंगे, सारे अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है कि ये ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ग्लोमेरुलस की, और यहाँ से अब आरबीसी स्क्वीज आउट होके जा रहा है, स्क्वीज आउट होके जा रहा है, तो द शेप ऑफ द आरबीसी विल गेट डिस्टॉर्टेड, तो यू विल फाइंड डिस्मॉर्फिक आरबीसी, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम। What is isomorphic RBC? Isomorphic RBC, that means all RBC are equal and same looking and all are good spherical RBC. These are the normal RBC. When you find a isomorphic RBC, when in the urine, जब यूरिन में
ऐसा सोर्स हो जहाँ आरबीसी को स्क्वीज आउट नहीं होना पड़ रहा। अगर नेफ्रॉन से आरबीसी आ रहे हैं तो उनको हमेशा स्क्वीज आउट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ग्लोमेरुलस का बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रहा है। अगर नेफ्रॉन से नीचे कहीं भी आरबीसी आ रहे हैं, वेदर यूरेथ्रा में कोई इंजरी हो गई, यूरेटर में कोई इंजरी हो गई, फिर बीच में ब्लैडर में कोई कार्सिनोमा पड़ा है, इंजरी हो गई है, उन सब में क्या होगा, वो आरबीसी वहां लोकल ब्लड वेसल से सीधा निकल के एक्स्ट्रा वेसेट होके आया है, देयर विल बी नो स्क्वीजिंग आउट ऑफ द आरबीसी, तो इसलिए वहां यू विल फाइंड आइसोमॉर्फिक आरबीसी। तो आप से पूछा जाए पेनलेस हेमेटूरिया इन 60-year-old एंड पीवीएफ शोइंग, पीवीएफ सॉरी यूरिन कंप्लीट शोइंग isomorphic RBC, or diagnosis will be it is a case of likely case of bladder carcinoma. Then you will go for urethroskopy. You will go inside the bladder and go inside, take a usually a biopsy sample to confirm whether it is benign or malignant. So आइसोमॉर्फिक आरबीसी और डिस्मॉर्फिक का एक्चुअल मतलब आपको समझ आना चाहिए। आइसोमॉर्फिक मतलब नेफ्रॉन से नीचे कहीं से भी आ रहा है, वेदर इट इज ड्यू टू यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, हाँ कोई भी इंजरी हो जाएगी, देन इट विल कॉज आइसोमॉर्फिक आरबीसी। देन फाइनली अपने आते हैं, अब देखो अपनों ने नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में अब तक सारी कॉमन बातें कर ली, ठीक है, कि व्हाट इज द लाइक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मेन तीन चीजें होती है, हाइपरटेंशन होता है, हीमेट्यूरिया होता है, स्टेराइल पाईयूरिया प्लस माइनस रहता है, और प्रोटीन यूरिया होता है, सब नेफ्रोटिक रेंज का होता है। तो मैंने आपको बोला सस्पेक्ट कब करना है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जहाँ एक पेशेंट आ रहा है और वो बोल रहा है 2 हफ्ते पहले साहब गुर्दों की रिपोर्ट कराई थी, नॉर्मल जांच में नॉर्मल आई थी, अभी मेरे को 2 हफ्ते वही 1 हफ्ते से मेरे को बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, खांसी में थोड़ा बहुत खून आ रहा है, और मैंने सारी रूटीन सीबीसी आरएफटी एलएफटी मैंने सोचा करा के फिर आपके पास आऊँ, मेरी आरएफटी गुर्दे भी खराब हो रखे हैं और मेरे इन्फेक्शन भी आ रहा है खून में। सो लाइक दैट इज अ क्लासिकल केस ऑफ गुड पास्चर दैट इज कमिंग टू यू। तो सभी नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक तो रैपिड ऑनसेट होगा और सभी में क्रेटिनिन डिरेंज मिलेगा, सभी में प्रोटीन यूरिया मिलेगा, सभी में आप यूरिन कंप्लीट कराओगे, ये सब मिलेगा। द सिनेरियो में आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट विल टेल यू कि यार ये डायग्नोसिस ये है, ये वैगनर्स है, या ये गुड पास्चर है, ये पैन है, तो दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो सबसे पहले आता है लाइक केस ऑफ गुड पास्चर। गुड पास्चर इज लाइक ब्रेड एंड बटर केस। देखो गुड पास्चर पे आपसे देखा होगा कि इससे एक क्वेश्चन आप जब भी अपीयर होगे एग्जाम में, whether in NEET, whether in INI-CT, you will always experience one question on good posture, whether it is due to pathology, pharmacology or medicine related question, because good posture जैसे हम भी encounter करते थे, we never diagnosed it proven by biopsy, we always had a suspicion, because good posture comes in young or middle-aged patient with a rapid deterioration of both lung and renal functions. And if you do not diagnose that patient will die. Literally, that patient will die. If you diagnose them on the time you start plasmapheresis, na patient will completely be cured from a ICU. So, like these are the things that you should be know. Even if the incidence is like 1 in 1,000 or 1 in 10,000 or 1 in 1 lakh, you should be aware of such cases, because ये केस अगर आपके पीएचसी लेवल पे भी आता है, जैसे मैंने गुड पास्चर का आपको बताया, इट इज लाइक it is considered under renal pulmonary syndrome. Wegener and these all are renopulmonary syndrome, in which involvement of your lungs as well as your kidneys. तो लंग्स में यू विल फाइंड हिमोप्टेसिस एंड किडनीज में यू विल फाइंड हीमेट्यूरिया, दोनों से खून निकलेगा। तो द हिस्ट्री, फर्स्ट हिस्ट्री द पेशेंट विल गिव यू, डॉक्टर साहब 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है और यूरिन में भी खून आ रहा है। The first diagnosis you should think of is good posture. Others are Wegener's and SLE and all. But वेगनस कैसे रूल आउट करोगे कि यूआरआई के कोई सिम्टम होंगे, देयर विल बी नो स्टफी नोज, देयर विल बी नो सैडल नोज। तो आपने ये सोचते ही सोचा यार ये गुड पास्चर है, रीनो पल्मोनरी सिंड्रोम में आपने क्रिएटिनिन देखा 3 है, टीएलसी देखा 14,000 है, एचबी उसका कम हो रहा है बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली मैसिव हिमोप्टासिस दिस पेशेंट, बिकॉज जो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन लंग्स और किडनी में साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तो इस पेशेंट का आप एंटी जीबीएम एंटीबॉडी कराते हैं, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी, वो ब्लड का टेस्ट है। और इफ यू आर एट ए हायर सेंटर है ना, जैसे हमारे सब ये अवेलेबल नहीं था, तो वी ऑलवेज सस्पेक्ट पेशेंट दैट के गुड पास्चर हो सकता है, बट पेशेंट यूजुअली डू नॉट गिव टू मच टाइम। जब तक वो हमारे पास आता था, वी हैव लाइक क्रिएटिनिन ऑफ 8 or they have massive
diffuse alveolar hemorrhage, है ना? The thing we say in xenopulmonary syndrome is diffuse alveolar hemorrhage. There is so much blood in the lungs, they cough so much blood in from their cough, so the time period they gave is it is very low. तो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी अगर आपके सेंटर पे, यू शुड गो फॉर दैट, एंड आइडियली यू शुड गो फॉर बायोप्सी, और उन सबसे पहले यूरिन कंप्लीट कराओ ताकि आप ये प्रूव कर दो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है. द ट्रीटमेंट इज प्लाज्माफेरेसिस. नॉर्मली प्लाज्माफेरेसिस और आईवीआईजी सिनोनिमसली चलता है, लेकिन ये के लिए ऐसी जगह है जहाँ आईवीआईजी का कोई रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ आपको उसकी एंटीबॉडी आर्टिफिशियली निकालनी पड़ेगी. जितनी भी अब नॉर्मल एंटीबॉडी बनी हो, तो यू ऑलवेज गो फॉर प्लाज्माफेरेसिस. एंड अदर थिंग इज स्टेरॉइड. तो स्टेरॉइड हम दे पाते थे जैसे हम सस्पेक्ट करते हुए स्टार्टेड स्टेरॉइड, लेकिन जो मैजिकल रिजल्ट है वो सब प्लाज्माफेरेसिस से ही आएगा. तो और दूसरी बात, इसका पैथो का क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस की इमेजिंग दे दी होगी. तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में द देखो एंटीबॉडी आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जैसे मेम्ब्रेन है, इस पे एंटीबॉडीज अटैच है, तो यू विल find a ribble like pattern. There will be no distortion and all. There will be no lumps and bumps in the ribbon. It will be complete clean ribbon that is waving around. That is a green color ribbon. So that is a case of Goodpasture syndrome. So I hope it is clear. Diagnosis क्लिनिकली आपको हिस्ट्री से पता लग जाएगा. सेकंड में आपके आता हूँ वेगनर्स पे. एक पेशेंट आया है, 30 ईयर ओल्ड है, खांसी में खून आ रहा है, यूरिन में खून आ रहा है, और वो बोल रहे हैं कि एक हफ्ते से नाक भी बंद रहती है. आपने देखा है इसके सैडल नोज भी हो सकता है. सैडल नोज और किसी डिजीज में होता है लेप्रोसी. यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. ठीक है. और आपने देखा कि यार नेजल स्टफिनेस भी और एपिस्टेक्सिस भी है. सारी जगह से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, खांसी से खून आ रहा है, और यूरिन से भी खून आ रहा है. इमीडिएटली यू शुड थिंक ऑफ वेगनर्स. अब देखो वेगनर्स भी एक रीनो सिंड्रोम है. इसका स्टेरॉइड ट्रीटमेंट क्या है? स्टेरॉइड प्लस रिटुक्सिमैब. बाकी अब जितने नीचे रीनो सिंड्रोम पड़ेंगे उनका सबका कॉमन ट्रीटमेंट आएगा स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड. तो इसमें सी एन का पॉजिटिव होंगे, ये भी एक ब्लड टेस्ट है. और बायोप्सी में आपको बायोप्सी आप इसमें कंफर्मेशन के लिए कराओगे, एंड सी एन का विल बी पॉजिटिव. सी एन का आई विल शो यू द फोटोज. देन थर्ड इज, अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, लाइक आई विल गिव यू अ हिस्ट्री, थिंक ऑफ द डायग्नोसिस. एक पेशेंट आ रहा है with epistaxis, with sorry, hemoptysis. हिमोप्टासिस इस पेशेंट में नहीं है, लंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ये बोलते पहले आपके दिमाग में एक वेस्कुलाइटिस आ जाना चाहिए, बट स्टिल आई विल गिव यू हिस्ट्री. नो हिमोप्टासिस एंड ऑल, नो एपिस्टैक्सिस एंड ऑल. उसमें सिर्फ बोल रहा है कि डॉक्टर साहब एक पैर मेरा 1 महीने से काम नहीं कर रहा, लंगड़ा के चलता हूँ एक पैर से, यूरिन में मेरे ब्लड आ रहा है, एंड मेरे को खाने के बाद पेट दर्द होता है. एनीबडी इन द चैट डायग्नोसिस क्या क्या आप सस्पेक्ट करोगे? पेशेंट पेन एब्डोमेन लेके आ रहा है, एक लेग पैरालाइज हो रखा है, एक हैंड पैरालाइज हो रखा है, अपोजिट साइड के दोनों, और उसको आफ्टर पेन एब्डोमेन बिल्कुल सही एक्साइटिस पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा. द थिंग इज इट इन्वॉल्व्स एवरी सिस्टम एक्सेप्ट द लंग्स. तो होता क्या है कि मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स होता है बिकॉज द लार्ज नर्व्स जो होती है वो इनकी खुद की ब्लड वेसल होती है, उनमें भी वेस्कुलाइटिस हो जाएगा, तो वो नर्व डिसफंक्शनल हो जाते हैं. दैट इज नोन एज मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स. एक एक नर्व चली जाएगी, तो एक एक बड़ी बड़ी नर्व चली जाएगी, फीमोरल शैटिक दीज नर्व्स, तो पेशेंट विल बी अनेबल टू वॉक. Second, there will be involvement of kidneys. Third, there will be involvement of gastrointestinal blood vessel that will cause narrowing and will cause pain abdomen after meal, that is postprandial pain due to mesenteric ischemia. So these are the triad that you will suspect patient is of polyarteritis nodosa. आप उसके अंदर बायोप्सी कराओगे, सूरल नर्व बायोप्सी कराते हैं. क्वेश्चन आता है आपका पैन के लिए क्या बायोप्सी कराओगे? सूरल नर्व बायोप्सी एंड किडनी बायोप्सी. और यू विल गिव ट्रीटमेंट एज स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड. तो बाकी आप जीए एंजियोग्राम करा सकते हो और किडनी बायोप्सी करा सकते हो, लेकिन जो बहुत आउटडोर में टेस्ट हो सकता है दैट इज सूरल नर्व बायोप्सी. देन अगर आपको एक क्लासिकल बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, यू शुड बी अवेयर. एक पेशेंट आ रहा है जो कि बोल रहा है डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए, ऐसा होता है कि कभी भी यूरिन में खून आना शुरू हो जाता है, 5-6 दिन तक आता है. गांव का पेशेंट है, ज्यादा दिखा नहीं रहा, देसी इलाज में लगा हुआ.
और अभी 20 दिन से भी है ना बार-बार यूरिन में खून आ जाता है, और 7-8 दिन पहले बुखार भी हुआ था, जुकाम भी हुआ था। लाइक recent viral infection plus recurrent hematuria. First diagnosis you will think of Berger disease, IgA nephropathy, very very important. इसमें क्या होता है, डिसफंक्शनल IgA बन जाती है, और ये IgA IgG के साथ बाइंड होके अपने किडनीज में इन्फ्लेमेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करा देती है, जिसके कारण किडनी का डिस्ट्रक्शन होता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमेट्यूरिया है इन अडल्ट्स एज वेल एज इन ओवरऑल। इन द चिल्ड्रन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज PSGN, post streptococcal glomerulonephritis. The pattern you will found here is granular pattern on immunofluorescence. ट्रीटमेंट में दो ही खास बातें हैं। यहाँ आप स्टेरॉइड साइक्लो नहीं यूज करोगे। देखो, स्टेरॉइड साइक्लो आपने पान में यूज कर लिया, स्टेरॉइड प्लस रिटुक्सी वैगनर्स में यूज कर लिया, स्टेरॉइड प्लस साइक्लो माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस मैंने मेंशन नहीं करा, उसमें भी कर सकते हो। IgA नेफ्रोपैथी में द मेन रोल इज ऑफ एस इनिबिटर एंड फिश ऑयल। एस इनिबिटर अगर प्रोटीन यूरिया, और फिश ऑयल आपको देना है। फिश ऑयल नॉर्मली आप नहीं पढ़ोगे। अगर अगर इस पे ट्रीटमेंट पे पेशेंट सेटल नहीं होता और क्रिएटिनिन रैपिडली आरपीजीएल में पेशेंट प्रोग्रेस हो रहा है, उससे क्रिएटिनिन 3 से सीधा 6 पे जंप कर रहा है, देन यू विल यूज स्टेरॉइड। इन द नॉर्मल केस ऑफ बर्जर यू विल नॉट यूज स्टेरॉइड। ठीक है, तो बर्जर में भी ये बात पढ़ेंगे, आगे हेंशोल एंड परप्यूरा आएगा, उसमें भी ये बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली आप स्टेरॉइड नहीं यूज करते, बट इफ पेशेंट रैपिडली प्रोग्रेस यू विल यूज स्टेरॉइड। ग्रेनुलर पैटर्न इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आएगा, देन वी विल डिस्कस द केस। ये सब मैं बता रहा हूँ, स्पॉट ऑन केसेस आएंगे आपके, क्योंकि आजकल केस बेस्ड पेपर होता है, और इसी टाइप का यही क्वेश्चन बना के देंगे आपको। जो मैं आपको पान की हिस्ट्री बता रहा हूँ, जो वैगनर की हिस्ट्री बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा। इफ यू डू नॉट इवन नो द एंटीबॉडी, जस्ट यू नो द सिम्टोमेटोलॉजी, स्टिल यू विल बी एबल टू डायग्नोज क्लियर कट। आप रियल लाइफ में भी डायग्नोज कर पाओगे, और जो आपके क्वेश्चन आते हैं यू कैन इजीली परफॉर्म देम। ऑलवेज फोकस ऑन योर पेशेंट, सेकंड योर प्रायोरिटी शुड बी क्वेश्चंस। क्योंकि अदर वे अराउंड करते हो तो यू जस्ट लाइक आप सब भूल जाते हो पेपर के बाद। आप पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हो, यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर कैरियर एज वेल। ठीक है, मतलब ओवरऑल नॉलेज पे फोकस करो, रैंक अपने आप आती जाएगी। दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ नॉलेज। डो नॉट फोकस ऑन लाइक रैंक और टू मच चल रहा है कि पढ़ाई कर लो। अब अपने एक बच्चा आ रहा है, 10 साल का बच्चा आ रहा है, एंड मदर बोल रही है कि इसको हीमेट्यूरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, और ये ना पूरे दिन पेट पकड़ के बैठा रहता है, पेट दर्द होता है इसका बहुत ज्यादा, एंड ही विल शो यू द किड्स buttocks, and there will be small purpuric rash throughout the buttocks, है ना? That is a spot on diagnosis of Henschel and purpura. You should not miss that, like whether you are a pediatrician, whether you are at a medical officer at a MBBS level, or you are at a MD, you should not miss that. ये बहुत बेसिक डायग्नोसिस है, बिकॉज इफ डायग्नोज करेक्टली। अब यहाँ क्या होता है कि स्पॉट ऑन डायग्नोसिस है, द मेन थिंग इज HSP, यू विल नॉट रिकमेंड दैट कि डे बायोप्सी, अननेसेसरी बायोप्सी नहीं करना, बिकॉज इन टू डिजीज, one is Henschel and Purpura, second is PSGN, there is almost 90% remission rate. That is 90% time, even if you don't do anything, the patient will recover quickly on its own. So you do not go for invasive process like renal biopsy, because like renal is a very very vascular organ. You may get a very big bleed if renal biopsy has got complicated. कोई बताएगा, फिजियो का क्वेश्चन है, किडनी को कितना परसेंट आपके कार्डियक आउटपुट का सप्लाइड होता है? प्लीज कोई तो बताओ यार, फिजियो। ऐसे मत करो, चुप मत रहो, कोई बता दो, रैंडम गैस मार लो यार। 100% सप्लाइड होता है, 50 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 30 पास पहुंच गए बुमराज। 25% होता है ना? तो 1/4, बिकॉज इट इज लाइक योर वाइटल ऑर्गन, तो 1/4 ऑफ योर ब्लड इज सप्लाइड टू द किडनी, दैट इज टू मच वेस्कुलर ऑर्गन। तो अपने हेंशल एंड परप्यूरा स्पॉट ऑन डायग्नोसिस है, देयर इज नो नीड ऑफ बायोप्सी। तो आपसे हेंशल एंड परप्यूरा के, और ये कॉमन है आपके एम्स में और नीट में, एक बच्चा है जिसपे बटक्स पे जिसपे रैश दे रखा होगा, और जॉइंट पेन, फीवर, पेन एब्डोमेन हिस्ट्री दे रखी होगी, और हीमेट्यूरिया, द स्पॉट डायग्नोसिस हेंशल एंड परप्यूरा। आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर फाइनली आते हैं, मैं आपको बता रहा था बर्जर और BUER-GR में फर्क है। BUER-GR इज Berger disease due to the smoking. There is progressive narrowing of the blood vessel of the both lower limbs as well as both upper limbs.
that is known as thromboangiitis obliterans. There is inflammation of the blood vessel that leads to thrombosis locally there itself, and that will cause the Raynaud's phenomena and gangrene in the hands and toes. तो लाइक इन सब में से बर्जर हमने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है अपनी रेजिडेंसी में, बिकॉज पेशेंट बर्जर का सर्जरी के पास भी आ सकता है, मेडिसिन के पास भी आता था। हिस्ट्री ही गिव इज ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं 100 मीटर चढ़ता हूँ, इतने में मेरी पिंडियाँ दुखने लग जाती। पिंडिया इज लाइक योर काफ्स इन देसी लैंग्वेज। तो ही विल कंप्लेन ऑफ पेन इन द काफ एंड बोलेगा डॉक्टर साहब पहले तो काम चल जाता था, आजकल बैठे बैठे भी दर्द हो जाता है। दैट मीन्स इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एज प्रोग्रेस टू रेस्ट पेन इटसेल्फ। रेस्ट पे भी पेन होता है। नाउ यू विल गिव हिम सिलास्टाजोल एंड स्टैटिन्स, ठीक है, और एस्प्रिन ऑल्सो। तो दीज आर द लाइक प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। और इसका सर्जरी में आपका क्वेश्चन भी आता है कि लाइक अगर पेशेंट रिफ्रैक्टरी है ट्रीटमेंट के लिए, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेडिकल ट्रीटमेंट से, और आप उसके लिम्ब को सेव करना चाहते हो, उसके फिंगर्स को सेव करना चाहते हो, वहाँ भी ब्लूइश डिस्कलरेशन। एनीबडी टाइप इन द चैट कौन सी सर्जरी करोगे? एक तो चलो अपनों ने बोल दिया कि यार अपने उसका पेशेंट का थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस बर्जर है, आपने बाईपास कर दिया उस वेसल को, या फिर आपने ग्राफ्ट लगा दिया। एनीथिंग एल्स ए वेरी ग्रेव सर्जरी दैट वाज यूजुअली डन एंड दैट इज यूजुअली टिल नाउअडेज दैट इज वेरी इफेक्टिव। कोई भी चैट में बताओ यार, सर्जरी सब लोगों ने पढ़ी है सेकेंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी, इसका थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस का आता है बर्जर का। किसी को नहीं आइडिया? ऐसा मत करो। देयर इज लंबर सिंपैथेक्टोमी, अगर आपने नाम सुना हो। अगर हैंड्स में है तो सर्वाइकल सिंपैथेक्टोमी, और लेग्स में तो लंबर सिंपैथेक्टोमी। बेसिक इसका फंडा क्या है? वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कौन कराता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। तो अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो देयर विल बी नेट डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, खुल जाएगी ब्लड वेसल्स। तो आप क्या करते हो? सारे सिंपैथेटिक प्लेक्सस को, जो भी लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है, या फिर अगर अपर लिम्ब में गैंग्रीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। पेशेंट यूजुअली वेसोडाइलेशन हो जाता है, पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है। बट द फर्स्ट थिंग यू विल सजेस्ट हिम इज stop smoking. That is very very important. जस्ट एक इंटरेस्ट के लिए पल्मोनोलॉजी का क्वेश्चन है। बताओ सीओपीडी में दो ही ऐसे ट्रीटमेंट है जो इफेक्टिव है सीओपीडी में, है ना? दो ऐसे इंटरवेंशन दैट स्लोज द प्रोग्रेशन एंड दैट प्रिवेंट्स द वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट। बताओ फटाफट, सीओपीडी में दो कैसे ट्रीटमेंट है? फटाफट बताओ यार, ऐसा मत करो। सीओपीडी तो आपका ब्रेड एंड बटर है, ऑल नो सीओपीडी। किसी को नहीं आइडिया? ऐसा मत करो यार। सीओपीडी में लाइक वी यूजुअली थिंक कि ब्रोंकोडायलेटर दे दो, इप्राट्रोपिन दे दो, एल्ब्यूट्रॉल दे दो, steroid दे दो। No, they do not stop the progression of the disease. Only two things that are proven to stop the progression. One is stop smoking. Second is home oxygenation. These are the only two things that have proven to halt the progression of COPD, to prevent the patient from further deteriorating. Only two things. First is अपना ऑक्सीजन इलेशन, सेकंड इज स्टॉप द स्मोकिंग। ठीक है। फिर मैंने यार आपको दिया हुआ है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पीएसजीएन। ये क्लासिकल बच्चा एक हिस्ट्री मदर लेके आएगी डॉक्टर साहब, इसके ना अभी माथा दुख रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, और मुंह पे और पैरों पे सूजन आ रखी है। फिर यू विल सी कि यार एक 10 साल के बच्चे का बीपी 150 है। दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज हाइपरटेंशन। नाउ यू विल आस्क ए लीडिंग क्वेश्चन कि क्या दीदी इसको 2 हफ्ते पहले बुखार हुआ था? एंड ही विल से शी विल से यस, और उसका गला भी खराब हुआ था। तो वन, और या फिर शी विल से कि इसको 3 हफ्ते पहले एक मुंह के आसपास रैश हुआ था, बॉडी पे रैश हुआ था, फिर ठीक हो गया था। तो लाइक दिस इज a हिस्ट्री ऑफ streptococcal infection, whether it is impetigo or pharyngitis. After pharyngitis 1 to 2 weeks, or after impetigo 2 to 6 weeks, or 3 to 6 weeks, it causes the destruction of the kidneys, and patient will present with PSG and post streptococcal glomerulonephritis. Patient will present with hypertension. Hypertension देखो मैंने बोला सब कॉमन है, लेकिन इसमें 10 साल के बच्चे में hypertension is not usually seen. You will see hypertension, you will see proteinuria, you will see edema,
and you will see hematuria. The treatment here is not steroid, ध्यान रखना इन्फेक्शन के कारण हुआ है, इन्फेक्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक, तो here you will give antibiotic. And anti-DNase, anti-hyaluronidase antibody and ASLO antibodies you will give. The appearance on immunofluorescence is starry sky appearance. Starry sky appearance के मैंने सारे एग्जांपल दे रखे जो कि मेडिसिन और फार्मा और माइक्रो का क्वेश्चन है. अगर सोनोग्राफी पे स्टारी स्काई अपीयरेंस दे रखी है एब्डोमेन पेल्विस पे, तो वो लिवर के अंदर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से मिलती है. एनसीसीटी हेड में स्टारी स्काई अपीयरेंस दे रखी है, तो वो आपको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में दिखती है. अगर आपको स्टारी स्काई अपीयरेंस एक स्लाइड पे दे रखी है तो बर्किट लिम्फोमा में होता है, और अगर किडनी बायोप्सी पे दे रखा है तो पीएचडी में होता है. फटाफट आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ बर्किट लिम्फोमा में स्टारी स्काई अपीयरेंस बोलते हैं, उसमें स्टार क्या होते हैं और स्काई क्या होते हैं, फटाफट बताओ. एनीबडी इन द चैट, ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन है. बर्किट लिम्फोमा अपने पढ़ते हैं, स्टारी स्काई अपीयरेंस मिल गई स्लाइड पे, उसमें स्टार क्या होते हैं और स्काई क्या होती है, ये पूछते हैं, ध्यान रखना मैं ऐसे मजे मजे में हवा में नहीं पूछ रहा आप लोगों से. चलो बता देता हूँ, देखो मेरे को भी मतलब स्टार्स आर मैक्रोफेज, वेरी गुड अक्षय. स्टार्स आर टेंजिबल मैक्रोफेज जिनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, और स्काई इज फॉर्म बाय द लिम्फोमा सेल जिनका मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीपल न्यूक्लियोलाई के कारण पूरा पर्पलिश कलर का साइटोप्लाज्म होगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म में सारे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस भर रखा है. तो पूरे इतने सारे न्यूक्लियस के बीच में जहाँ नॉर्मल एक मैक्रोफेज पड़ा होगा, दैट विल फॉर्म star. So the star is sky appearance. So sky is formed by the lymphoma cells, while star is formed by the tangible macrophage. आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद अपने पढ़ेंगे यार हेपेटाइटिस सी. तो देखो अगर पेशेंट है आपके पास परप्यूरा लेके आया है, ये मैं आपको एक केस भी बताता हूँ. जैसे ये सारे मैं केस बता रहा हूँ, मतलब ये आते हैं हमारे पास भी आते हैं, और ये ऐसा है कि आप मिस कर दोगे इफ यू डो नॉट थिंक अबाउट देम इन एक्चुअल सिनेरियो. आप सिर्फ यूआरटीए प्लस हीमेट्यूरिया प्लस एपिस्टेक्सिस और ऐसे याद रखते रहोगे ना, तो यू मे कैन गेट एयर वन ऑल्सो, लेकिन इवेंचुअली जब पेशेंट आपके सामने आएगा तब डायग्नोज नहीं कर पाओगे. और देखो कितना भी पढ़ लो, अगर आप पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर पा रहे, देन देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ वॉट एवर यू आर स्टडिंग रॉन्ग. ऑलवेज हैव ए कंटेक्स्ट ऑफ योर पेशेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली अपना एम क्या है, पेशेंट सही करना. तो हियर ऑल्सो जैसे एक पेशेंट आ रहा है, हमारे सामने एक पेशेंट पड़ी थी, आई विल गिव यू एग्जांपल. रेजिडेंसी में था मैं, सेकेंड ईयर के एंड की बात है. वो पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी 2 सालों से आ रही थी, पहले भी आती थी, सीकेडी की पेशेंट थी. एंड ड्यू टू सीकेडी बार बार हीमोडायलिसिस होता था, और ड्यू टू हीमोडायलिसिस शी एक्वायर्ड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन. एंड शी लाइक वेगली कम्स टू अस. जब भी डायलिसिस कराने आते थे तो उनका डिस्चार्ज कार्ड बनाते थे, शी यूज्ड टू टेल अस कि डॉक्टर साहब जोड़े दुखते हैं और कमजोरी से रहते हैं. एंड वी एज ए रेजिडेंट लाइक वी थॉट यार एनीमिया है, सीकेडी का पेशेंट है, एनीमिया होता है, इसलिए बॉडी एक्स हो रहे होंगे, वीकनेस हो रही होगी, जॉइंट पेन हो रहे होंगे. वी गिव हर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. एंड दे नेवर वी नेवर डिड लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन इन दैट सिनेरियो, क्योंकि शी नेवर वाज एडमिटेड. सीकेडी वाले पेशेंट आए फटाफट चले जाते थे. One day she was admitted for acute pulmonary edema. We got urgent dialysis. Then in the next day, there was small ulceration on the leg also. And we presented sir in case to our unit head in a routine way कि सर ये पेशेंट है, सीकेडी ऑन मेंटेनेंस, हीमोडायलिसिस है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, और सर इनके लोअर लिम्ब अल्सरेशन की भी कंप्लेन है, और अभी एक्यूट पल्मोनरी एडीमा के साथ आई थी. सर इमीडिएटली लाइक इंक्वायर्ड अस कि व्हाट डू यू थॉट. तो हमने लाइक वी डिड नॉट हैव ए क्लू. सर इमीडिएटली सेड यार थिंक ऑफ क्रायोग्लोबिनेमिया, बिकॉज लाइक लोअर लिम्ब अल्सरेशन है, मतलब स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, और हेपेटाइटिस सी है साथ में, तो देयर इज लाइक क्लियरली कोरिलेशन कि यहाँ क्रायोग्लोबिनेमिया हो रहा है. तो we got RA factor and other tests, but the thing I want to tell you is you should have to think in actual case scenario. और ऐसा पेशेंट जैसे हमारे सामने वो 2 दिन तक पड़ी रहे, we do not even think of that. और सर ने क्लियरली आती बोला है think of cryoglobulinemia, she is hepatitis C positive, these are the rash of these are the purpura and ulceration of the small vessel vasculitis. Patient also has CKD, so it might be you are not sure कि hepatitis C CKD के बाद हुआ पहले हुआ, it can be anything. ऐसा भी हो सकता है कि उसके सीकेडी के हेपेटाइटिस सी के कारण ही हुआ. सो
आप क्रायोग्लोबिन में, और इसमें आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, यू विल गिव हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट सोफिस्बुर प्लस वेल्पाटास्विर, 2 ही ड्रग देते हैं, 3 महीनों तक देते हैं। पेशेंट 90% से ज़्यादा रिमिशन रेट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो हेपेटाइटिस सी इज़ वेरी वेरी ट्रीटेबल, यू शुड सेंड ऑल योर पेशेंट टू आईसीटीसी सेंटर, ठीक है। तो पेशेंट का बहुत अच्छा रिकवरी है। एंड क्रायोग्लोबिनीमिया होता क्या है, मान लो अगर आपको एक पीएचसी पे बैठे हो एंड पीएचसी पे लाइक यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू थिंक द डायग्नोसिस, आपने सस्पेक्ट करा एक पेशेंट में, तो यू कैन टेक विज, आप क्रायोग्लोबिनीमिया का यू कैन टेक द ब्लड सैंपल, ब्लड बैंक में वहाँ सेंट्रीफ्यूग करवा लो और प्लाज्मा उसका सेपरेट कर लो। अब प्लाज्मा सेपरेट होने के बाद ना उसको फ्रिज में तो 0 डिग्री होगा, आप उनको स्टाफ को बोल दो इसको 4 डिग्री पे मेंटेन रखना है। आप 4 डिग्री पे 6-7 दिन तक उस सीरम को रखोगे ना, तो क्रायो प्रेसिपिटेट होते ही मतलब क्रायोग्लोबिनीमिया, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो ठंडक होने पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। एट द 4 डिग्री आप अपने प्लाज्मा को रखोगे 4 डिग्री पे, तो वो नॉर्मल का नॉर्मल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। लेकिन कोई पेशेंट क्रायोग्लोबिनीमिया का है, उसको आप 4 डिग्री पे उसका रख देते हो सैंपल प्लाज्मा का, तो यू विल फाइंड स्मॉल वाइट सेडिमेंट्स ऑन द base of the tube, that is cryoprecipitate, that is cryoglobulinemia. You can diagnose that patient straightforward. It also has false positive RA factor, ये ध्यान होना चाहिए। false positive RA factor सॉरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी होता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव RA। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम पेशेंट बिना हिस्ट्री के RA करा लाए और कोई हिस्ट्री नहीं है, नॉट लेबल हिम RA, डू नॉट गिव हिम लाइफ लॉन्ग ड्रग्स, ठीक है। So that is like about क्रायोग्लोबिनीमिया। क्रायोग्लोबिनीमिया के मेरे टाइम भी एम्स में क्वेश्चन आया था और हर बार आना ही आना है। ये जो नेफ्राइट, ये जो आज वाला लेक्चर है ना, लाइक इससे आप मिनिमम मानो 2-3 क्वेश्चन कोई भी पेपर दोगे उसमें आएंगे, एंड दे विल बी टफ फॉर ऑल ऑफ द गाइज बट नॉट फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत बेसिक बेसिक सिनेरियो है, जस्ट सी द सिनेरियो एंड यू कैन आंसर वेदर इट इज डायग्नोसिस, वेदर इट इज ट्रीटमेंट, और वेदर इट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर एक पेशेंट आया जिसमें 30 year old फीमेल है, शी हैज जॉइंट पेन, शी हैज एनीमिया, शी हैड मलार रैश, शी हैड फोटोसेंसिटिविटी, शी हैज एलोपेशिया, so it is a case of SLE, she comes with proteinuria, so your spot diagnosis should be lupus nephritis। The main thing you should know is that यार lupus nephritis में रीनल बायोप्सी कराने का क्या मकसद होता है। हमको लगता था डायग्नोसिस के लिए होता है, नहीं, डायग्नोसिस तो जहां आपने यूरिन कंप्लीट पे प्रोटीन यूरिया देख दिया वहां डायग्नोसिस हो गया। द रोल इज वेदर टू नो कि यहाँ थेरेपी देने का मतलब है या नहीं। यहाँ थेरेपी क्या देनी है, स्टेरॉइड प्लस साइक्लो, सब जगह की तरह यहाँ भी स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड। द थिंग इज, अगर उसके सारा किडनी डैमेज हो चुका, मतलब स्क्लेरोसिस हो चुका है, स्टेज 5 आ चुकी है WHO, तो इसका मतलब there is no role of steroid plus cyclo because everything is like going to fibrosis, everything has sclerosed now, but उससे ऊपर वाली proliferative कोई भी stage है, there is role of therapy। So we use renal biopsy not for the diagnosis, we use renal biopsy to guide the treatment। तो it is case of lupus nephritis। lupus nephritis is a like medical emergency because it is, मैंने बताया, all these can cause RPGN, doesn't matter which one, anybody can cause RPGN। तो आपको इस पेशेंट को एग्रेसिवली मैनेज करना, वरना अगर 30 ईयर की एज में उसके किडनीज डिसफंक्शनल होगी तो शी हैज लाइक वेरी पुअर लाइफ क्वालिटी, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। फाइनली इनमें सब में से कौन सा आरपीजीएन करा सकता है, मैंने बताया कोई भी करा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैज कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर इनफ डैमेज करा दिया ग्लोमेरुलस को, तो अभी 2 ग्राम बचा रहा था वो 2 ग्राम भी नहीं बचाएगा, किडनी से बाहर 3.5-4 ग्राम प्रोटीन निकलेगा। इवेंचुअली ऑल नेफ्रेटिक सिंड्रोम विल कन्वर्ट इनटू नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इवेंचुअली दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू सीकेडी, ठीक है, एंड ऑल में गेट आरपीजीएन, यू शुड बी अवेयर। और उसके बाद रिकरेंट कुछ स्पॉट ऑन केसेस मैंने दे रखे। एक पेशेंट है जिसको रिकरेंट हीमेट्यूरिया हो रहा है विथ सेंसोरी हियरिंग लॉस है, विथ लेंस डिसलोकेशन, इट इज स्पॉट ऑन डायग्नोसिस एलपॉट सिंड्रोम। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लेना, पैथो का आए या मेडिसिन का है, एलपॉट सिंड्रोम। और तीसरा है इसका ओवरलैप पीडिया में, इसलिए जितना ज्यादा टॉपिक ओवरलैप होगा ना मल्टीपल सब्जेक्ट में, उतना ज्यादा चांस होते हैं इसके आने के। तो एलपॉट सिंड्रोम टिप्स पे होना चाहिए। एक बच्चा जो कि आई डिफेक्ट के साथ आ रहा है, हीरिंग डिफेक्ट के साथ आ रहा है और किडनी डिफेक्ट के साथ आ रहा है, टाइप 4 कोलेजन का डिफेक्ट होता है, इट इज ड्यू टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट टाइटली अडहेयर टू ईच अदर, तो उसके कारण क्या होता है, स्पेस बीच में ज्यादा रह जाता है, स्लिट्स बन जाते हैं, दैट विल रिलीज प्रोटीन्स एज वेल एज आरबीसी इन द यूरिन। और पेशेंट आल्सो हैज लूज लेंस एंड पेशेंट आल्सो हैज लूज हियरिंग आल्सो।
एक जो हमारे अभी देखो सुपर स्पेशलिटी में भी क्वेश्चन है, सीधा इन्हीं नोट्स में से आया था जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं नोट्स, इन्हीं में से स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था कि एक पेशेंट है रिकरेंट हीमेटूरिया के साथ आया, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, प्रोटीन नॉर्मल है, सारी जांचें नॉर्मल है और फैमिली हिस्ट्री है प्रोटीन हीमेटूरिया की, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है उसकी हीमेटूरिया की। जो एल्पोर्ट सिंड्रोम में फैमिली हिस्ट्री होगी, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रीनल बायोप्सी उसकी करी हुई है, लेकिन यूरिन और ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल है, सिर्फ हीमेटूरिया है और कोई सिम्टम नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री ना, स्पॉट डायग्नोसिस थिन मेम्ब्रेन डिजीज, हमारे भी अभी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज सुपर स्पेशलिटी तक में क्वेश्चन आता है, बता रहा हूँ बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव आरए फैक्टर के अदर कॉजेज क्या क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेप्रोसी होता है, और जोगरन और एसएलई दीज आल्सो कॉजेज फॉल्स पॉजिटिव आरए। और जो मैं आपको याद रखवाना चाहता हूँ, दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्रायोग्लोबिनीमिया। और इंडिया में सबसे ज्यादा आप इन सबसे ज्यादा केस देखते हो टीबी के और लेप्रोसी के। तो ये चार आपको पता होने चाहिए, जहाँ इन पेशेंट में अगर आरए पॉजिटिव आए तो ऐसा नहीं बेचारों को अननेसेसरी पॉजिटिव लेबल कर दिया और जीवन भर एचसीक्यू और मेथोट्रेक्सेट चलाए जा रहा, नो रेलेवेंस, ठीक है। यार जस्ट गिव मी थम्स अप अगर स्पीड सही थी, आपको ज्यादा नहीं लग रही है, लाइक होल लेक्चर इज कंक्लूडेड नाउ, आई विल नाउ जस्ट शो यू द नोट्स। बहुत बढ़िया यार, इतनी स्पीड से कोऑपरेट कर पा रहे हो, दैट इज गुड फॉर मी एंड एज वेल एज यू। मैं चाह रहा था आज का लेक्चर एक समरी में खत्म हो, ठीक है। अब मैं आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ, देन वी विल क्विकली गो थ्रू ऑल द नोट्स, ठीक है। In the last, I will, after closing the recording, you can ask your doubts also. हम्म, ये देखो, अब ट्यूबुलर डिजीज और ग्लोमेरुलर डिजीज ये डिस्कस कर लिया था। ट्यूब्यूल्स का फंक्शन सॉल्ट, प्रोटीन और शुगर रीअब्सॉर्ब करना, जबकि उसका आरबीसी और प्रोटीन को फिल्टर आउट करना। तो यहाँ ऑस्मोलैलिटी की प्रॉब्लम आएगी, जबकि यहाँ ये सब नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल यूरिनरी सोडियम लेस देन 40 होता है। यहाँ कास्ट कॉमनली मिलेगी जो कि आरबीसी कास्ट होगी, जबकि मडी ब्राउन कास्ट एडियन और यूएसओफिलिक कास्ट एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। हीमेटूरिया प्रोटीन यूरिया नहीं होगा क्योंकि ग्लोमेरुलस नॉर्मल है, यहाँ होगा। यहाँ सपोर्टिव और डायलिसिस ट्रीटमेंट है, मेन इम्यूनिटी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ बायोप्सी का कोई रोल नहीं है, पता होना चाहिए, बार्टर हो, जिटल मानो, कुछ भी हो, इन सब में कोई रोल नहीं है। एटीएन हो, यहाँ बायोप्सी का रोल है। ये नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो डिफरेंस है, इसी मेन आपको ध्यान रखना है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज अब्रप्ट, जबकि नेफ्रोटिक इंसीडियस होता है। और मेन प्रोटीन यूरिया, हीमेटूरिया, पाईयूरिया और आरबीसी कास्ट डिस्मॉर्फिक आरबीसी मिलते हैं नेफ्राइटिक में। नेफ्रोटिक में मेन आपका प्रोटीन यूरिया होगा, लेकिन यहाँ सब नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया हो रहा था, नेफ्रोटिक में मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर, ठीक है। These are the cartoons picture that I have shown you, Mad Comics की साइड है, काफी अच्छे इन पे कार्टून्स पड़े थे, you can also visualize with that also. So first test you will think when you think of nephrotic and nephritic is urine analysis, urine microscopy, 24-hour protein। और दो देखो, दोनों अलग अलग चीजें, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो और एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो एसीआर रेशियो जब डायबिटीज या वेस्कुलर डिजीज सस्पेक्ट करते हैं तब कराते हैं। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो नॉर्मली इन केसेस में पीसीआर ही कराते हैं, बिकॉज ये सारे प्रोटीन्स को काउंट कर लेता है। ये अपने ने डिस्कस कर लिया था, कॉमन चीज है, जीएफआर कम होती है वेस्कुलाइटिस के कारण, तो रेनिन और हाइपरटेंशन होगा इस पेशेंट में, जबकि बाकी में नहीं होता। और नेफ्रोटिक में कॉमनली नहीं होता, हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड के कारण। ग्लोमेरुलस इसमें आरबीसी फिल्टर आउट नहीं कर पाता है, तो आरबीसी डिस्मॉर्फिक आरबीसी कास्ट मिलता है। सब नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर लाइक ऑलवेज ऑर्डर यूरिन एनालिसिस एज द फर्स्ट टेस्ट। आइसोमॉर्फिक आरबीसी कहाँ मिलेंगे, नॉन ग्लोमेरुलर या फिर मतलब यूरोलॉजिकल कॉज, मतलब ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर के अंदर कॉज है, ठीक है। नाउ अब ये सारी चीजें थी कॉमन, अब पढ़ेंगे क्या अलग है, उसी के बेसिस पे अपना डायग्नोसिस जाएगा। अगर हिमोप्टेसिस और हीमेट्यूरिया है तो डायग्नोसिस गुड पास्चर। अब यहाँ क्लियरली देखो, ये रिबन जैसा, बिल्कुल क्लियर रिबन जैसा दिखाई देगा आपको, कहीं लम्स बम्स नहीं दिखाई दे रही है किसके, गुड पास्चर का। ये डायग्राम आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। एंटीजीएम एंटीबॉडी लीनियर डिपॉजिट या लीनियर डिपॉजिट बोला जाता है सीधा हिस्ट्री में, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिपॉजिट। ट्रीटमेंट क्या करोगे, प्लाज्मा फेरेसिस मेन ट्रीटमेंट है, बाकी स्टेरॉइड प्लस माइनस साइक्लो, आपको प्लाज्मा फेरेसिस रटा हुआ होना चाहिए। प्लाज्मा फेरेसिस अदर बीमारियों में भी होता है, मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, गुलियन सिंड्रोम, मायस्थीनिया क्राइसिस, कावासाकी डिजीज। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दैट, क्योंकि तीनों फेवरेट क्वेश्चन है, आएंगे ही आएंगे। लंग में हिमोप्टेसिस हो रहा है, किडनी में हीमेट्यूरिया हो रहा है, और अब देखो यूआरटी में या तो सेडल नोज हो रहा है जैसे यहाँ, या फिर मैंने एक डायग्राम और दे रखा है जैसे यहाँ एपिस्टेक्सिस हो रहा है।
तो यूआरआई, एलआरआई और लंग दोनों और किडनी तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। डायग्नोसिस वेगनर से, सीएन का ब्लड टेस्ट है, करा लो, स्टेरॉइड प्लस रिटुक्सिमैब दे लो, ठीक है। फिर रीनल प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, एब्डोमेन आफ्टर फूड और नर्व्स मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स ये हो रहा है। कोई लंग की प्रॉब्लम नहीं है, पान डजंट इन्वॉल्व लंग, कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना। ये बहुत अच्छी फोटो दी है, देखो इसके दो लेग पैरालाइज, एक लेग और एक हैंड पैरालाइज हो गया। और क्या नाम, इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन है, ओलिगोयूरिया है, पेन एब्डोमेन है। तो आपका डायग्नोसिस क्या है? इट इज पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, सूरल नर्व बायोप्सी कराओ, स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। फिर पेशेंट की हिस्ट्री है, रिसेंट वायरल इन्फेक्शन और हीमेट्यूरिया, रिकरेंट हीमेट्यूरिया, वर्ड आ जाए रिकरेंट हीमेट्यूरिया, आईजी नेफ्रोपैथी, सोचते हैं बर्जर डिजीज या बीपी नॉर्मल मिलेगा। अब बर्जर डिजीज को क्लिनिकली मान लो आप बायोप्सी नहीं कर पा रहे, आपका हायर सेंटर नहीं है, तो रूल आउट अदर डिजीज बाय ब्लड टेस्ट, क्योंकि ये सारे पेशेंट किसके साथ आएंगे? हीमेट्यूरिया के साथ आएंगे। तो आप सी एन का कराया, नेगेटिव आया, आपने एंटीजीवीएम कराया, नेगेटिव आया, तो अब आपको क्या सोचना है? आईजी नेफ्रोपैथी, स्किन किडनी बायोप्सी से करा सकते हो, ग्रैनुलर पैटर्न मिलेगा। एस इनहिबिटर और फिश ऑयल ट्रीटमेंट, अगर वर्सन होएगा तो स्टेरॉइड यूज करोगे, नॉर्मली नहीं यूज करोगे। ये इसी का डायग्राम दे रखा है, यू कैन लर्न दैट आल्सो। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर पैटर्न देखो, लंपी बम्पी अपीयरेंस आ रही है ना, ये ग्रैनुलर पैटर्न है। ये किसका है? ये किसका है? आईजी नेफ्रोपैथी का है। Then most common cause of nephritic syndrome overall is IgA nephropathy. Adult में is IgA nephropathy. In children it is PSGN. इसी को कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं most common cause of hematuria. Answer IgA nephropathy. Hematuria in adults IgA nephropathy. Hematuria in children is PSGN. ठीक है। फिर GI symptom, ये सिम्टम पेन एब्डोमेन, डायरिया, छोटा बच्चा है, जैसे देखो बच्चे की फोटो बनी हुई है, इसके रैश हो रखा है पैर पे और हिप्स पे, ये पेट को पकड़ के बैठा हुआ, पेन एब्डोमेन हो रहा है इसको। और इसके साथ साथ जॉइंट में सूजन आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है और हीमेट्यूरिया है। आपका स्पॉट ऑन डायग्नोसिस, ये फोटो आपके पेपर में आएगी, हेंचल एंड परप्यूरा, कोई बायोप्सी नहीं, कोई क्लिनिकल सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, 90% स्पॉन्टेनियस रिमिशन है। अगर वर्सन होएगा तो स्टेरॉइड यूज करना है, नॉर्मली नहीं करना। तो ये इसके बारे में पूरी हिस्ट्री लर्न दैट। इतनी सारी पिक्चर इसीलिए दिया आपके दिमाग में एक एक्चुअल इमेज क्लियर हो कि पेशेंट किस तरीके से आएगा, यू शुड बी एबल टू डायग्नोज। BUERGR बर्जर इज डिफरेंट फ्रॉम बर्जर, ये होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जहाँ ब्लड वेसल नैरो होती है और मल्टीपल रेनॉल्ड सिनोमी में मिलेगा और नेक्रोसिस भी मिल सकता है आपको। ट्रीटमेंट सिलास्टाजोल होएगा, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग और बाईपास ग्राफ्ट कर सकते हो, और मैंने जो बताया था लंबर सिम्पथेक्टोमी, या फिर अगर हैंड्स में हो रहा है तो सर्वाइकल सिम्पथेक्टोमी। कॉमनली स्मोकर, डायबिटिक्स और जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलता है, उनमें मिलता है। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, पेरिऑर्बिटल इडीमा, और एक हफ्ते पहले देखो फेरिंजाइटिस, ये देखो पस, वाइट वाइट कलर के पस है, एक्चुअल में येलो कलर है, ये इम्पेटिगो है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ रीनल बायोप्सी, इट इज ए टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एनीबडी इन द चैट बताओ, रिमेटिक फीवर कौन से टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी होती है, फटाफट बताओ। टाइप 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, कोई तो बताओ यार। रिमेटिक फीवर तो अपनों ने डिस्कस कर लिया, ऐसे मत करो। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, बिल्कुल सही भोमराज। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होता है रोमेटिक फीवर, जबकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बन के पूरी बॉडी में घूमते हैं और किडनी में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक सिंगल शॉट ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन, ये दे दोगे पेशेंट सेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। स्टारिस का अपीयरेंस यहाँ देख लो, दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऐसे एक आसमान की तरह दिखाई दे रहा है, और बीच बीच में ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको स्टेन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्टारी स्काई अपीयरेंस पेरी ऑर्बिटल ईडियम के साथ आएगा। स्टारी स्काई अपीयरेंस ये तो हो गया। पीएसजीएन का स्पॉट ऑन डायग्नोसिस, ये फोटो ध्यान रखना, यही फोटोज आएगी। सीटी हेड में दिख रहा है तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, यूएसजी लिवर में दिख रहा है तो वायरल हेपेटाइटिस, किडनी बायोप्सी पे दिख रहा है पीएसजीएन, टिश्यू बायोप्सी पे दिख रहा है तो बर्किट लिम्फोमा। इसमें ये देखो खाली एरिया, जो खाली एरिया स्टार बना रहे हैं, ये तो क्या टेंजिबल मैक्रोफेज, ये क्या है? लिम्फोमा सेल्स। ये स्काई क्या है? लिम्फोमा सेल्स, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस सी की पेशेंट की इन्फेक्शन है, उसको लेग अल्सरेशन हो रहे हैं, परप्यूरा हो रहे हैं और किडनी डिसफंक्शन है।
तो आपको सोचना है क्रायोग्लोबिनेमिया एम्स का क्वेश्चन आता ही आता है। सीरम को आप 4 डिग्री पे रख लो और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिर्फ हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करो। अगर आपसे बोला जाए ऐसा क्रायोग्लोबिनेमिया जो कि हेपेटाइटिस सी से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब तो वो इम्यून कॉज है, तो उसमें आपको स्टेरॉइड प्लस साइक्लो देना है। नॉर्मली आपको स्टेरॉइड प्लस साइक्लो नहीं देनी। अगर हेपेटाइटिस सी है तो आप सिर्फ हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करो। फिर टाइप्स ऑफ क्रायोग्लोबिनेमिया दे रखे हैं, टाइप 1, 2, 3। इसको याद रखने का तरीका बता दूं। 1 में देखो मोनोक्लोनल आईजीजी और आईजीएम होती है, ठीक है। तो मोनोक्लोनल कैसे याद रखोगे? मोनोक्लोनल चीजें तभी होती है जब एक ही टाइप के सेल से आ जाए। एक ही टाइप की सेल कब होती है? जब कैंसर की सेल हो, जो कि एक ही सेल क्लोनल सेल है, जो कि धमाधम प्रोलिफरेट करती जा रही है, तो उसमें सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनेगी, तो ये लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा में मिलेगा। टाइप 2 ओवरऑल मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें आईजीएम तो मोनोक्लोनल होती है लेकिन आईजीजी पॉलीक्लोनल होती है, तो हेपेटाइटिस बी सी में मिलेगा। पॉलीक्लोनल दोनों हो तो वो भी इनमें मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप 2 है, वो आपको ध्यान रखना है। ये फोटो आपको दी हुई है, एम्स में पूछी जाती है, आईएनआई में पूछी जाएगी, और अपना नीट में भी। ये देखो, ये नॉर्मल सीरम 37 पे तो दोनों ही नॉर्मल हो गए, लेकिन 4 डिग्री पे +4 डिग्री है, माइनस नहीं, ध्यान रखना ऑप्शन में माइनस भी होगा। कंट्रोल देखो बिल्कुल सही है, लेकिन टेस्ट देखो सेडिमेंट हो गया, ठीक है, ये सेडिमेंट हो गया। यहाँ भी देखो, ये आईजीजी आईजीएम कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये सेडिमेंट हो गए 4 डिग्री पे, किस पे? 4 डिग्री पे। लेकिन जैसे 37 पे करोगे नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये वाली फोटो हमारे टाइम न्यूज में आई थी, और ये आती है। देखो पैरों पे ऐसी, ये हमारे पास लिटरली ऐसी पेशेंट आई थी, और वी वन डे वी मिस दैट, नेक्स्ट डे सर इमीडिएटली किया, अरे आप इस बारे में सोचो। ये हेपेटाइटिस सी की पेशेंट थी। Joint pain, malaise, anemia, and dsDNA positive. Anything from normal to nephrotic is lupus nephritis. Biopsy not for diagnosis but for deciding the treatment. ठीक, ये आपके क्लासेस, आपके अगर कोई सेकंड ईयर का यहाँ स्टूडेंट है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इन जनरल भी ये मिस्टेकली सेड अर्लियर किया, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस स्टेज 5 होती है, स्टेज 6 होती है। स्क्लेरोसिस में कोई रोल नहीं है ट्रीटमेंट का, बाकी सब जगह आप स्टेरॉइड प्लस साइक्लो दो, ठीक है। स्टेरॉइड प्लस साइक्लो केयर बहुत ज्यादा इम्यूनो सप्रेशन करा देती है साइकिल। पेशेंट के 6 महीने तक स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमेट की रेजिमेंट चलानी होती है। तो लिटरली ऑलमोस्ट पेशेंट को ना, आपने देखा होगा आजकल किडनी ट्रांसप्लांट के कई बच्चे अपना ब्लॉग डालते रहते हैं यूट्यूब पे, तो लाइक यू विल सी कि यार वो बंदे ना, दे लिटरली कन्फाइन देमसेल्फ टू ए सिंगल रूम, क्योंकि स्टेरॉइड प्लस साइक्लो आपके नॉर्मल इम्यून सिस्टम को पूरा ऑलमोस्ट निल ला देता है, तो द चांसेस ऑफ ऑपरेशन इन्फेक्शन आर सो हाई। तो आप उन पेशेंट को बहुत ही रेस्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल के लिए बोलते हो, रेस्ट्रिक्ट फूड के लिए बोलते हो, ताकि देर इज नो एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट एंड मिनिमल चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इन सब में से आरपीजीएन कौन करा सकता है? सब करा सकते हैं। सब ऑन नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा सकते हैं? सब करा सकते हैं। फिर ये ये कोर डिवीजन है, आरपीजीएन का डिवीजन है। टाइप 1 में एंटी जीवीएम, ध्यान रखो सिर्फ गुड पास्चर। टाइप 2 में इम्यून कॉम्प्लेक्स, जैसे पीएसजीएन आ गया, एसएलई आ गया, इंसुलिन परप्यूर आ गया, आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी, इंसुलिन पर, इन सब में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है, तो इन सब में ग्रेनुलर पैटर्न मिलेगा। बस जो पीएसजीएन है उसमें स्पेसिफिक टाइप के ग्रेनुलर, जिसको स्टारिस का अपीयरेंस बोलते हैं। टाइप 1 में लीनियर पैटर्न मिलेगा, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कट रिबन। और टाइप 3 में देखो ऐसे खाली दे दिया आपको, ब्लैंक, मतलब नेगेटिव, मतलब कोई वो है ही नहीं है। हाँ, इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग नेगेटिव है, तो इट इज पॉसी इम्यून। तो इसमें एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस जितने भी थे, वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, वेगनर और पान, दे ऑल आर पॉसी इम्यून। तो patient with recurrent hematuria with displaced lens with hearing defect with family history, diagnosis Alport syndrome है, commonly एक male patient दिया होगा, it can be female but it is most commonly male। टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट होगा। रिकरेंट हीमेट्यूरिया, कोई सिम्टम नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज के बारे में सोचना है। आर ए फैक्टर किस में पॉजिटिव हो सकता है? क्रायोग्लोबिनेमिया में। आर ए फैक्टर क्यों फॉल्स पॉजिटिव होता है? बिकॉज इट इज ए बेसिकली एंटीबॉडी दैट इज अगेंस्ट एफसी रिसेप्टर ऑफ आईजीजी ओनली, तो ये कहीं भी बन जाती है। हेपेटाइटिस में बन सकती है, एंडोकार्डाइटिस में, मायोकार्डियल डिजीज। तो आपको ध्यान रखना है, टीबी और लेप्रोसी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्रायोग्लोबिनेमिया, और ये सब तो आपको याद रहेगा रूमेटोलॉजी की, बाकी सब बीमारियों में भी फॉल्स पॉजिटिव आर ए डलता है। तो आई होप यार टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। आपने स्पीड अच्छा कोऑपरेट करा है। स्पीड इतना चले तो दैट इज गुड, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू कंक्लूड दिस इन सिंगल सिटिंग ओनली, ठीक है। So we will now
like end in a minute, then you can all ask the question uh, after I close the recording. So take care, yaar. If anybody want to ask the question, they can stay on.